कैसे हैं बच्चों। आज हम जो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं, वो है बेसिकली जॉन्डिस या हाइपर बिलिरुबिनीमिया। जॉन्डिस के अंदर मेनली जो लक्षण हम देखते हैं कि शरीर का जो स्किन है वो पीली होनी शुरू हो जाती है, आइज़ पीलेपन में आ जाती है, यूरिन पीले रंग का आना शुरू हो जाता है। हिंदी भाषा में हम इसको पीलिया रोग बोलते हैं बेसिकली। जॉन्डिस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और जॉन्डिस या हाइपर बिलिरुबिनीमिया पढ़ने से पहले कुछ मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। जॉन्डिस को हम बेसिकली 3 स्टेजेस में देखते हैं। एक है प्री हेपेटिक, सेकंड है हेपेटिक एंड थर्ड है पोस्ट हेपेटिक। प्री पोस्ट हेपेटिक का क्या मतलब है कि जो जॉन्डिस या जो जॉन्डिस क्रिएट हुआ है, यानी कि जो बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है, वो क्या वो लिवर से पहले किसी कारण से बढ़ा है या लिवर के कारण बढ़ा है या लिवर के अगले ट्रैक के कारण बढ़ा है। पहले बढ़ा है तो प्री हेपेटिक, लिवर में किसी डिजीज की वजह से बढ़ा है तो हेपेटिक, और अगर बाद में किसी रीजन से बढ़ा है तो वो कहलाएगा पोस्ट हेपेटिक। अभी जॉन्डिस को अगर आपने समझना है या बिलिरुबिन को आपने समझना है तो आपने पहले समझना होगा आरबीसी के बारे में थोड़ा सा। हम सब ने पढ़ा है बुक्स के अंदर कि आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है। 120 दिन तक वो जीवित रहते हैं, उसके बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। तो जब वो जीवित नहीं रहते आरबीसी, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? आरबीसी अगर 120 दिन के बाद मर गया तो फिर वो कहाँ गया? कहीं तो वो कंज्यूम होगा ना बॉडी के अंदर। तो वहीं पे हमने जो है ना जन्म होता है इस चीज़ का। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 120 दिन के बाद जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होना होता है तो वो क्या करता है, बॉडी उसको भेजती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस के अंदर वो कैच हो जाता है वो आरबीसी। ये आरबीसी आप समझ लीजिए, ये मैक्रोफेज है, इसके अंदर ये आरबीसी कैच हो गया। अब इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा, जब एक आरबीसी एक सेल है, जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या क्या निकलेगा उसमें से? और बेसिक बात है कि उसकी मेम्ब्रेन होगी। अब आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, दूसरा आरबीसी जब टूटेगा तो क्या निकलेगा? प्रोटीन। और तीसरी चीज जो आरबीसी टूटेगा तो क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो उसकी लेयर है। अब ये 3 चीजें जब निकलती हैं उसके टूटने से, जो मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड जो है उसका पार्ट प्रोटीन में बदल जाएगा, और प्रोटीन से फिर वो अमीनो एसिड बन जाएंगे। और आरबीसी से जो प्रोटीन निकलेगा उन प्रोटीन को फिर डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बॉडी के थ्रू। अब रह जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक ग्लोबिन है वो डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास हीम। अब हीम जब टूटता है इसी मैक्रोफेज के अंदर तो वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन। सो आयरन अलग हो जाएगा और जो सेकंड पार्ट बचेगा हमारे पास वो होगा बिलिरुबिन। सो आरबीसी के टूटने की जो वेस्टेज है वो बेसिकली होता है बिलिरुबिन, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हमारी बॉडी के लिए ये प्रोडक्ट है। इसीलिए बॉडी इसको बाहर निकालती है बॉडी से, और इसके बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही एक रीजन बनता है मल्टीपल रीजन्स के कारण बिलिरुबिन के बढ़ने का। अभी मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे सोच लीजिए कि 100 सेल टूट रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि 100 आरबीसी टूट रहे हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन के 100 सेल बन गए तो स्प्लीन उसको क्या करती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भेज देती है। अभी यहां पे आपके ये बिलिरुबिन आ चुका है। अब ये जो बिलिरुबिन आया है ये क्या है?
इसे हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यदि हम LFT टेस्ट देखें तो LFT टेस्ट के अंदर एक 3 तरह के बिलिरुबिन हमें शो होते हैं। एक होता है टोटल बिलिरुबिन जिसकी वैल्यू है 0.20 से 1.20 और उसको 2 पार्ट में आगे डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब होता है अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन जो है आपका इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ब्लड स्ट्रीम में आ गया, आपके सर्कुलेशन में आ गया। अब जब ये सर्कुलेशन में यहां पे आ गया, सर्कुलेशन में आने के बाद ये यहां तक पहुंचता है। जब ये लिवर, ये फ्लो लिवर के अंदर आ रहा है तो ये आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो स्केयर में मैंने बना रखा है, ये क्या है? हेपेटोसाइट्स। ये लिवर के सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये खास किस्म का प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में छोड़ देते हैं जो कि इसको कैच कर लेता है अपने अंदर। अब ये अकेला बिलिरुबिन नहीं रह गया, अब प्रोटीन्स ने, प्लाज्मा प्रोटीन ने इसको अपने अंदर समा लिया है। तो जब ये प्रोटीन ने समा लिया है तो ये अब बॉडी से कैसे निकल सकता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए यहां पे ये आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल मैंने बना दिया मान लीजिए, और एक यहां से ब्लड फ्लो आया। अगर मान लीजिए ये बिलिरुबिन यहां आएगा तो क्या ये कैच कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन्स किडनी से फिल्टर नहीं हो सकते। अगर आपने ये चीज नहीं समझी है तो आप मेरा यूरिनरी ट्रैक का जो वीडियो है उसको आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रोटीन्स कभी भी किडनी से फिल्टर नहीं होते। अगर वो होंगे तो किसी ना किसी डिजीज के कारण होंगे। तो अब आपके पास प्रोटीन वाला एक बिलिरुबिन आ गया, प्रोटीन वाला अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया, जो कि क्योंकि अब ये प्रोटीन है तो हेपेटोसेलुलर जो सेल है वो इसको कैच कर लेंगे। अब ये बिलिरुबिन आपका यहां पे आ गया है, इसने इसको कैच कर लिया क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। ये जो हेपेटोसेलुलर सेल है इसके यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो इसको कैच करते हैं। अब इसको जब इसने कैच कर लिया, अब इसका अगला काम क्या है? अगला काम है ये जाएगा हेपेटिक डक्ट के अंदर। हेपेटिक डक्ट समझने के लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा, इस वीडियो से पहले लिवर और बिलियरी ट्रैक का एनाटॉमी का वीडियो जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड था अब यहां से कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, क्योंकि ये प्रोटीन्स यहां से हट जाएंगे। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहां से आपके ट्रैक से आ गया नीचे, क्योंकि यहां से क्या नीचे आती है? यहां से नीचे आता है बाइल। और बाइल किस चीज का मिक्सचर है? आपका कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और बिलिरुबिन, तीनों चीजों को लेके वो नीचे आती है। तो अब यहां पे ये बिलिरुबिन आ गया नीचे, कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद वो स्टूल के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो था इसका ये प्रोसेस। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? अब मैं आपको ये चीजें समझाता हूं कि ये तीनों क्या चीजें हैं। ये तो था बिलिरुबिन बना क्या है, कैसे बना है बिलिरुबिन। अभी जॉन्डिस जब पेशेंट को होगा उसका बिलिरुबिन लेवल हाई जाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपको एक नॉर्मल वैल्यू बताई है कि 0.20 से लेके 1.20 है, और आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 100 सेल यहाँ पे टूट रहे हैं, 100 आरबीसी यहाँ पे टूट रहे हैं। 100 आरबीसी टूटने के कारण जो इसकी वैल्यू यहाँ पे बन रही है वो बन रही है 0.20 से 1.20। ठीक है। अब मान लीजिए किसी डिजीज के कारण ये जो सेल का टूटना है, ये आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय होना है, ये 100 की बजाय अचानक से बढ़ के 500 हो जाए या 300 हो जाए, यानी कि जो 100 सेल टूट रहे थे उसकी बजाय उनका जो टूटने का
स्पीड है वो बढ़ जाए, वो 100 की बजाय 300 या 500 चला जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां पे जो बिलिरुबिन आ रहा था, यहां पे 100 सेल टूटने पे इतना आ रहा था ना, तो 500 सेल टूटने पे ऑटोमेटिकली ये 5 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका लेवल क्या चला जाएगा टोटल बिलिरुबिन का, 5.20। या अगर 300 सेल टूटेंगे तो कितना चला जाएगा, 3.20। एक मोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है, जिसमें एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि जब यहां पे आरबीसी का टूटना बढ़ जाएगा, आरबीसी बॉडी में किसी भी वजह से, किसी भी डिजीज से, यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए, इस टाइप के किसी भी डिजीज के कारण आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूटने लग जाएंगे, उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हेपेटोसेलुलर सेल तो एक लिमिट तक इसको कैच कर रहे हैं ना, उनके पास तो एक स्पीड है इनको कैच करने की कि भैया 1.2 तक मैं कैच कर सकता हूं, बाकी बिलिरुबिन कहां जाएगा, बाकी वो ब्लड में घूमता रहेगा, वो ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा, और आप जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपको बिलिरुबिन लेवल हाई मिलेगा। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पेशेंट का स्किन जो है वो येलो हो जाएगी, आईज में येलोनेस आएगी, यूरिन पेशेंट का जो है येलो कलर का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या बढ़ा था, कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा है यहाँ पे हमारे पास कौन सा बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ पे बढ़ा हुआ मिला हमें। सो रिपोर्ट अगर पेशेंट की आती है, उसके अंदर पेशेंट का बिलिरुबिन आपको मिलता है कि 5.00 है, तो उसके अंदर आप देखेंगे डायरेक्ट थोड़ा सा ही बड़ा होगा, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो आपका हायर रेंज में होगा, यानी कि 3.5 से +4 ऐसे होगा वो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या बढ़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। अभी ये कौन सी स्टेज बनी है, ये यहां पे बिलिरुबिन किस वजह से बढ़ा है, वो है प्री हेपेटिक, यानी कि लिवर से पहले, लिवर में बिलिरुबिन के पहुंचने से पहले ही बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया। सो ये कौन सी स्टेज बनी, प्री हेपेटिक जॉन्डिस है ये। क्लियर। अभी अब मान लीजिए यहां पे आपका रेशो यही आ रहा था, यहां पे आपका रेशो यही आ रहा है 1.2, वहां पे सेल नहीं टूट रहे हैं ज्यादा, वहां पे आरबीसी सेम क्वांटिटी में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन किसी डिजीज यानी कि हेपेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो आपके ये सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, ये स्वेल हो जाएंगे, इनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ना तो प्रोटीन पूरी तरह भेज पाएंगे, ना ही इनको जो है इस बिलिरुबिन को ग्रास्प कर पाएंगे। अभी हुआ क्या कि 0.2 से 1.2 ही बन रहा था, लेकिन जो इसकी स्पीड थी वो हो गई कम, अब वो कम हो गई है। हेपेटोसेलुलर जो सेल हैं, हेपेटोसाइट, वो आपके यहां से नहीं कैच कर पा रहे हैं, 0.20 से 1.2 ही बन रहा है, लेकिन अब यहां पे जो कैचिंग वाला प्रोसेस था वो खत्म हो गया, वो कम हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि यहां पे एक डिजीज आ गया है। अब इस केस में क्या होगा कि अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको थोड़ा सा, कि मान लीजिए बन रहे हैं 1.20, पहले कैच करने की स्पीड थी 1.20 लीवर की, ठीक है, अभी बन रहे हैं 1.20, बट कैच करने की जो स्पीड है वो है 0.40, तो प्रोडक्शन ज्यादा है, सप्लाई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक दिन के अंदर जो है 1000 कॉपीज बनती हैं, 1000 कॉपीज बनती हैं, और वो बाहर खड़े हुए ट्रक में लाद दी जाती हैं, जो कि आगे लेके जाता है। अभी यहां पे 3 स्टेजेस हैं,
फैक्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन 1000 कॉपी से बढ़ के 2000 कॉपी हो जाए या 3000 कॉपी हो जाए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, जो कि पहली स्टेज थी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी सेकंड स्टेज के मान लीजिए कॉपीज 1000 ही बन रही हैं, लेकिन आपका ट्रक खराब हो गया। जो ट्रक ने 1000 कॉपीज को लेके जाना था वो खराब हो गया। तो आपने क्या किया, आपने एक छोटी गाड़ी मंगाई, उसमें 200 कॉपीज जो है लाद दी। अब स्टॉक में कितना है, 800 वो पड़ा हुआ है, लेकिन अगले दिन 1000 कॉपीज फिर बन जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्टॉक आपका फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि यहां से फैक्ट्री से तो माल ठीक आया है, यहां पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है, लेकिन जो आपका जो वाहक था, जो इस बिलिरुबिन को आगे लेके जाने वाला था, प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो गई। लाइक हेपेटाइटिस हो गया, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या लिवर में कोई इंजरी हो गई, जिसके चलते यहां पे इन्फ्लामेशन आ गई। और इस इन्फ्लामेशन के चलते जो ये कैचिंग वाला पॉइंट था वो स्लो हो गया। उसके चलते क्या हुआ कि बिलिरुबिन अब यहां पे जो 1.2 आज था, अब क्योंकि कैच तो 40 ही हुआ, 1.2 था, कल फिर 1.2 आ जाएगा, अगले दिन फिर 40 होगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, बिलिरुबिन लेवल फिर से बढ़ जाएगा। ये कौन सी स्टेज होगी आपकी, ये होगी आपकी हेपेटिक, कि इंट्राहेपेटिक बिलिरुबिन, आपका इंट्राहेपेटिक कोज के कारण आपका बिलिरुबिन बढ़ा है। अब मान लीजिए आपका ये प्रोसेस भी ठीक है, आपके 100 सेल ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, लीवर ने उसको कैच भी कर लिया, कैच करने के बाद उस प्रोसेस आगे हेपेटिक डक्ट के अंदर भी भेज दिया, लेकिन किसी वजह से अभी क्या है, अभी तीसरा स्टेज क्या है कि फैक्ट्री में कॉपीज 1000 ही बनी है, आपका ट्रक भी रेडी खड़ा है, स्टार्ट भी हो गया है, आपने लोडिंग भी कर दी है, लेकिन अचानक से पता लगा कि जिस नदी को पार करके जाना था जी, उसका पुल ही टूट गया। अब फिर वहां पे स्टॉक रुक गया आपका। अब मैं समझाता हूं कि मान लीजिए यहां से सारा कुछ सही हुआ है, लेकिन जब बिलिरुबिन नीचे उतरना था तो किसी ट्यूमर के कारण या किसी स्टोन के कारण या किसी भी XYZ ग्रोथ के कारण यहां से लेके और यहां तक का ट्रैक ब्लॉक हो गया। मान लीजिए CBD स्टोन, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, एक बहुत ही कॉमन रीजन होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बढ़ने का, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए पेशेंट को गॉल ब्लैडर का CA हो गया, या हेपेटिक डक्ट या लिवर के किसी पार्ट में यहाँ पे CA आ गया, यानी कि कैंसर आ गया। वो कैंसर जो ट्यूमर है उसने उसको, अब वो पाइप तो बंद हो गया, नीचे सप्लाई तो रुक गई, तो बिलिरुबिन क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ से आगे बिलिरुबिन नहीं जाएगा जी, क्योंकि नदी का पुल तो जाम है, वो तो टूट गया, वहाँ तो रश लगा, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फिर वही चीज शुरू हो जाएगी कि 1.2 डेली बन रहा है, कैच 1.2 हो रहा है, लेकिन अगले दिन 1.2 बना, यहां पे 1.2 ऑलरेडी स्टोर था, इसके पास पावर ही नहीं है कि उठाए, क्योंकि 1.2 तो कल का पड़ा है, तो आगे से कहां से उठाएगा, नहीं उठा सकता ना, इसकी तो पावर लिमिटेड है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि बिलिरुबिन लेवल यहां पे, क्योंकि 1.2 से 2.4 जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। अभी फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये बिलिरुबिन बढ़ेगा, क्योंकि अब ये कॉन्जुगेटेड हो चुका है, ये कॉन्जुगेटेड हो चुका है, यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए पेशेंट का बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन आपको मिलता है 5.0, आप उसमें देखते हैं कि डायरेक्ट बिलिरुबिन आपको जो मिलेगा अराउंड 4.0 या इस रेंज के आसपास, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, 3.8 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपका मिलेगा 1.0।
अभी क्या हुआ, अभी आपका ये थर्ड स्टेज थी पोस्ट हेपेटिक, क्योंकि अब ये लिवर के बाद वाले में बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है। ये लिवर कोई कॉज ऐसा आया जिसकी वजह से जो लिवर के बाद वाला बिलियरी ट्रैक है हमारा, उसके अंदर कोई कॉज ऐसा आ गया है जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन हाई चला गया है। तो ये था बच्चों बिलिरुबिन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और मेरी विनती है आपसे कि अगर कोई आप टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करने की। धन्यवाद।